हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जो एमपीपीएससी एवं मध्य प्रदेश की जो अदर एग्जाम है, जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, उन सभी में ये काम आएगा। दोस्तों, ये परीक्षा धाम की बुक का आप सामने कवर पेज देख सकते हैं। ये विषय सूची लिख रखी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आज हम चैप्टर नंबर 17 को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में जनजाति व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे। इसके पहले हमने 17 लेक्चर डाल चुके हैं दोस्तों, चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है परीक्षा धाम बुक करके। आप जाके वहां पे मध्य प्रदेश का भूगोल सारा कंप्लीट हो चुका है, उसको जाके देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे मध्य प्रदेश में जनजाति व्यक्तित्व। आज हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के जनजाति व्यक्तित्व को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, एमपीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की जनजाति व्यक्तित्व से 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म इस लेक्चर से आने वाले हैं। दोस्तों, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, तो ये एक लेक्चर को आप देख सकते हैं अच्छे से। यहां से कम 2 क्वेश्चन आपको एमपीपीएससी की प्री में देखने हर साल मिलेंगे। इस साल भी आने वाला है 2023 में। तो आप एक बार इस वीडियो को देख लें और आपके पास जो भी बुक हो आप उससे तैयारी कर सकते हैं। ये लेक्चर देखने के बाद आपको याद हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। तो आइए शुरू करेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में जनजाति व्यक्तित्व, जनजाति से रिलेटेड जितने भी व्यक्तित्व हैं उन सब के बारे में जानेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आइए शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम टांट्या भील की। टांट्या भील, तो टांट्या भील का जन्म कब हुआ था? टांट्या भील का जन्म 26 जनवरी 1842 को हुआ था। दोस्तों, 26 जनवरी 1842 को हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याद रखना है। 26 जनवरी 1842 को टांट्या भील का जन्म हुआ था पूर्वी निमाड़ में। अंग्रेजों के टाइम पे उसे पूर्वी निमाड़ कहा जाता था। पूर्वी निमाड़ वर्तमान में खंडवा जिला है ना। खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं और खरगोन को पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। तो पूर्वी निमाड़ में हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है। टांट्या भील का जन्म कहाँ हुआ था? पूर्वी निमाड़ में हुआ था। 26 जनवरी 1842 को हुआ था। तो पूर्वी निमाड़ में पंधाना नाम की तहसील है दोस्तों। पंधाना तहसील के बड़ादा गांव में हुआ था, ग्राम में हुआ था। बड़ादा ग्राम में हुआ था दोस्तों। तो टांट्या भील का जन्म 26 जनवरी 1842 में पूर्वी निमाड़ में पंधाना तहसील के बड़ादा ग्राम में हुआ था। बड़ादा ग्राम में हुआ था, याद रखना है। इनका अन्य नाम या वास्तविक नाम टुंड्रा या टांट्या। इनका अन्य नाम या वास्तविक नाम टुंड्रा या टांट्या था। दोस्तों, याद रखना है, इनका अन्य नाम क्या था? टुंड्रा के नाम से जाने जाते थे, कुख्यात थे। टुंड्रा के नाम से कुख्यात थे। इन्हें टांट्या मामा के नाम से भी जाना जाता था, है ना। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, टांट्या भील को अंग्रेजों द्वारा 1889 में फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, इंदौर के पास पाताल पानी नामक जगह है, तो वहां पे फांसी दे दी गई थी। तो इनका समाधि स्थल कहां पे? पाताल पानी इंदौर जिले में है। दोस्तों, इनका समाधि स्थल या स्मारक कहां बना हुआ है? पाताल पानी में बना हुआ है। इंदौर के पास जो पाताल पानी है वहां पे बना हुआ है इनका समाधि स्थल, याद रखना है। टांट्या भील को अंग्रेजों द्वारा 1889 में फांसी दे दी गई थी। इन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता था। दोस्तों, इन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता था। रॉबिन हुड कौन थे? तो रॉबिन हुड नाम के रॉबिन हुड महान अंग्रेज डाकू थे एक, जो गरीबों को वहीं देते थे। अमीरों से लूट के गरीबों को देते थे। तो वैसे ये इनका भी काम था। दोस्तों, ये अंग्रेजों से लूट के, अफसरों से लूट के जो खजाना है या जो धन दौलत है वो गरीबों में बांट दिया करते थे। इसीलिए इनका नाम दिया गया, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते थे टांट्या भील इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते थे। इनकी समाधि स्थल का है पाताल पानी, इंदौर में है। इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो है इंदौर के पास, इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इनके सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया टांट्या भील कौन थे। टांट्या भील से मैं आपको और बोल के बता देता हूं बहुत सारी चीजें। टांट्या भील जो थे दोस्तों, ये टांट्या भील को टांट्या मामा भी कहा जाता था। टांट्या भील को टांट्या मामा भी कहा जाता था। इनका वास्तविक नाम तांतिया था और टुंड्रा के नाम से जाने जाते थे। टुंड्रा, जिन्हें प्यार से टांट्या मामा के नाम से ही बुलाया जाता था। मालवा और निमाड़ अंचल के लोकनायक मालवा और निमाड़ अंचल के लोकनायक टांट्या भील
1878 से 1889 के बीच ब्रिटिश भारत में एक बड़े सक्रिय विद्रोह और क्रांतिकारी नेता थे। एक बड़े सक्रिय विद्रोह और क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों। टांट्या भील स्वदेशी आदिवासी समुदाय के भील जनजाति के सदस्य थे। टांट्या भील जो है स्वदेशी आदिवासी समुदाय के भील जनजाति के एक सदस्य थे। टांट्या भील का जन्म 1842 में, देखो कई जगह 1840 लिखा हुआ है, कई जगह 1842 लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर अपन देखेंगे हर बुक में या फिर साइट खोल के देखेंगे तो 42 दिखता है। 1842 में तत्कालीन मध्य प्रांत के पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा की पंधाना तहसील के बड़ादा गांव में हुआ था। टांट्या भील गुरिल्ला पद्धति में निपुण थे। एक गुरिल्ला पद्धति में निपुण थे तो छुपकर वार कैसे किया जाए, जैसे किसी को गिराना है या कुछ करना है तो गुरिल्ला पद्धति होती थी जिसमें छुपकर वार कैसे किया जाए अंग्रेजों के लिए, है ना। तो गुरिल्ला पद्धति में निपुण थे। वह एक महान निशानेबाज भी थे दोस्तों, और पारंपरिक तीरंदाजी में भी दक्ष हासिल थे। दावा यह था कि फालिया उनका मुख्य हथियार था। एक फालिया नाम का हथियार होता है दोस्तों। दावा ये देखो हाथ में रखे इनने, तो एक फालिया इनका मुख्य हथियार था, और बंदूक चलाना भी सीख लिया था इन्होंने। मध्य प्रदेश के जननायक टांट्या भील आदिवासी आंदोलन के एक महान नायकों में शामिल है, जिन्होंने आखिरी सांस तक फिरंगी सत्ता की ईंट से ईंट बजाने की मुहिमा जारी रखी थी। टांट्या भीलों को आदिवासियों का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। मैंने बता दिया था टांट्या भील को इंडियन रॉबिन हुड या आदिवासियों का रॉबिन हुड भी कहा जाता है, क्योंकि यहां अंग्रेजों की छत्र छाया में फूलने फालने वाले जमाखोरों से लूट के, जो अंग्रेजों की छत्र छाया में जो फूलने फालने वाले जो जमींदार लोग थे, जो अफसर लोग थे, जो पैसा इकट्ठा करके रखते थे, उनसे लूटे गए माल को और शोषित आदिवासियों में बांट दिया करते थे। अंग्रेजों से लूटते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे, जिसको धन दौलत की जरूरत है उनमें बांट दिया करते थे। इसीलिए दोस्तों इन्हें आदिवासियों का रॉबिन हुड भी कहा जाता था, है ना। इतना याद रखना है। 15 साल तक के अंग्रेजों के दांत खट्टे करके रखे थे इन्होंने दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ, इनको बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। विदेशी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की अखंड विदेशी हुकूमत के खिलाफ तुमने संघर्ष किया, विद्रोह किया, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनको फांसी दे दी गई दोस्तों। इनको फांसी दे दी गई थी टांट्या भील को अंग्रेजों द्वारा 1889 में फांसी दे दी गई थी। इतना याद रखना है बस। टांट्या भील निमाड़ अंचल के घने जंगल में पकड़े गए थे। निमाड़ अंचल के जो घने जंगल है वहां पकड़े गए थे और अंग्रेजों के द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इतना याद रखना है, इनसे क्वेश्चन जैसा भी बने, है ना। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे। जब ये गिरफ्तार हुए थे तो अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स जो वहाँ का अखबार है वहाँ पे भी खबर छपी थी कि भारत का रॉबिन हुड गिरफ्तार हो गया करके, है ना। तो इस प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आपको बनना चाहिए। देखिए आप इनकी इमेज देख सकते हैं, है ना। बस समझ आ गया। टांट्या भील आदिवासी भील समुदाय के सदस्य थे। उनका वास्तविक नाम टुंड्रा था। उन्हें सरकारी अफसर और धनी लोगों की भयभीत थे। जो अफसर और धनी लोग भयभीत थे, क्योंकि यहाँ उनसे खजाना लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों। टांट्या भील से इतना ही। अब हम बात करेंगे रानी कमलापति की। तो रानी कमलापति एक गोंड रानी थी। रानी कमलापति एक गोंड रानी थी जिनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा के साथ हुआ था। गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह के साथ हुआ था दोस्तों। यह गोंड राजवंश की अंतिम रानी मानी जाती है। यह गोंड राजवंश की अंतिम रानी मानी जाती है दोस्तों। भोपाल में कमला पार्क इन्हीं के नाम पर है। भोपाल में जो कमला पार्क बना हुआ है इन्हीं के नाम पर है। उसी में से एक रानी कमलापति के बारे में कहा जाता है कि वह एक बहादुर शासिका थी। सॉरी, बहादुर शासिका और खूबसूरत भी थी। तो देखो और इनसे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो 18वीं शताब्दी में भारत की एक रानी वीरांगना थी जो भोपाल से 40 किलोमीटर दूर गिन्नौरगढ़ में के गोंड राजा निजाम शाह की पत्नी थी दोस्तों, है ना। निजाम शाह की पत्नी थी। और 2021 में क्या हुआ है, 2021 में इन्हीं के नाम पर जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। तो रानी कमलावती याद रखना है। रानी कमलापति का जन्म सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था। सीहोर जिले के सलकनपुर रियासत में हुआ था। इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह के साथ हुआ था।
इनका विवाह किन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह के साथ हुआ था और 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल के तालाब के किनारे कराया था। कब? 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे करवाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कमलापति महल कहां पर है, तो भोपाल में है, भोपाल में है। और मध्य प्रदेश का जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, जो काफी साफ सुथरा ISO प्रमाण पत्र रेलवे स्टेशन है, हबीबगंज। भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम इन्हीं के नाम पे रखा जाएगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। याद रखना है दोस्तों, ये गोंड राजवंश की अंतिम रानी मानी जाती है। बात करेंगे अगला हम, ये दोस्तों पेमा फात्या, इंपॉर्टेंट है, पेमा फात्या भील तो अंतरराष्ट्रीय कलाकार रहे हैं ये दोस्तों। पेमा फात्या अंतरराष्ट्रीय कलाकारों में इन्हें गिना जाता है, अंतरराष्ट्रीय कलाकारों में, देश के बड़े कलाकारों में पेमा फात्या को गिना जाता है। भील समुदाय से हैं ये अलीराजपुर झाबुआ जिले में पेमा फात्या पिथौरा चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। पिथौरा चित्रकला के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। पिथौरा भीति चित्रकला का संबंध भीलों से मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था। पिथौरा भीति चित्रकला का संबंध भील जनजाति से है। तो ये पिथौरा भीति एक प्रकार की चित्रकला होती है दोस्तों, एक प्रकार की चित्रकला होती है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। देखो, पिथौरा चित्रकला एक प्रकार की चित्रकला है जो भील जनजाति के सबसे बड़े त्यौहार, भील जनजाति के सबसे बड़ा त्यौहार जो होता है एक पिठौरा पर, भील जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार पिठौरा पर घर की दीवारों पर बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में पिथौरा क्षेत्र में इस कला का उद्गम माना जाता है। इस कला के विकास में भील जनजाति के लोगों का योगदान काफी उल्लेखनीय है ना। तो ये याद रखना है। तो ये इनका नाम आता है, ये अंतर्राष्ट्रीय कलाकार रहे हैं, देश विदेश में इन्हें जाना जाता था, बड़े कलाकारों में इनका नाम गिना जाता था। पिथौरा चित्रकला से संबंधित है, पेमा फात्या भील जनजाति से संबंधित है। इनका क्या हुआ, 2020 में इनका निधन हो गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहे हैं ये। तो पेमा फात्या इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनको 1986 में, इनको 1986 में शिखर सम्मान, मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, याद रखना है। अगला है दोस्तों भूरीबाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये। भूरीबाई मध्य प्रदेश, भूरीबाई भारत के मध्य प्रदेश की एक भील कलाकार रही हैं दोस्तों। एक भील कलाकार हैं मध्य प्रदेश में झाबुआ के झाबुआ के पिठोल गांव में जन्मी भूरीबाई। कहां पे जन्म हुआ इनका, झाबुआ के पिठोल गांव में जन्मी भूरीबाई भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह भीलों के समुदाय से हैं। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान द्वारा कलाकारों को दिया जाता है वाला शिखर सम्मान भी मिला है और राजकीय सम्मान सहित कई पुरस्कार जीते हैं दोस्तों। भूरीबाई भील कलाकार रही हैं। इन्हें पद्म पुरस्कार भी दिया गया है, पद्म श्री पुरस्कार भी दिया गया। 26 जनवरी 2021 को इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति रही हैं भूरीबाई। मजदूरी करने के साथ साथ पेंटिंग भी बनाया करती थी, मजदूरी करने के साथ साथ पेंटिंग भी बनाया करती थी। अब उन्हें फिर बाद में जाकर इन्हें उपलब्धि हासिल हुई और इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, भूरीबाई कौन सी चित्रकला बनाती थी, तो भूरीबाई जो है पिथौरा चित्रकला, जो भील जनजाति के द्वारा जो बनाया जाता है पिथौरा चित्रकला बनाती थी, याद रखना है। पिथौरा भीति चित्रकला से संबंधित है भूरीबाई। इनका जन्म झाबुआ के पिठोला गांव में हुआ था। ये भील चित्रकार रही हैं। काय से संबंधित है पूछा जा सकता है, भील चित्रकार रही हैं और इन्हें 26 जनवरी 2021 को पद्म श्री पुरस्कार रामनाथ कोविंद द्वारा, जो राष्ट्रपति रहे हैं, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया भूरीबाई को, याद रखना पूछा जा सकता है। देश विदेश में इनकी पेंटिंग फेमस रही है। आगे समझ, भूरीबाई समझ में आ गया। भील चित्रकार, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। पिथौरा भीति चित्रकला से संबंधित है, झाबुआ जिला। अगला बात करेंगे हम भीमाजी नायक की। अब देखिए दोस्तों, भीमा नायक, जिसे भीमाजी नायक के नाम से जाना जाता था, ये भीमा नायक एक योद्धा थे। कौन थे, तो एक योद्धा थे। निमाड़ के रॉबिनहुड के नाम से मशहूर भीमा नायक 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ अपनी छाप छोड़ी थी इन्होंने, है ना। भीमाजी नायक एक योद्धा थे। कहा जाता है कि आज़ादी की जंग में भीमा नायक ने अकेले अपने अंग्रेजी शासन के कूले हिला दिए थे। अंग्रेजी भीमाजी नायक के नाम से कांपते थे। अंग्रेज लोग भीमाजी नायक के नाम से कांपते थे। उन्हें आदिवासियों को एकजुट किया था। भीमाजी नायक ने
अब यहां से देख लेते हैं। भीमाजी नायक का जन्म 1840 में, भीमाजी नायक का जन्म 1840 में बड़वानी के पंचमहोली गांव में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? बड़वानी के पंचमहोली गांव में हुआ था। 1857 में भीमाजी नायक ने सेंधवा नाम की तहसील है, कहां? बड़वानी में। सेंधवा बड़वानी से विद्रोह किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सेंधवा से किसने विद्रोह किया था? भीमाजी नायक ने। भीमा नायक या भीमाजी नायक भी बोलते थे इनको, है ना। तो सेंधवा से किया था। भीमा नायक को बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और पोर्ट ब्लेयर में इन्हें फांसी दे दी गई थी। जो काला पानी जेल, पोर्ट ब्लेयर में जो एक जेल था दोस्तों, काला पानी नाम का जेल था, तो काला पानी जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। वहां पे उनको पहले कैद करके रखा गया था और फिर बाद में उनको वहीं फांसी दे दी गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। भीमाजी नायक को कहां फांसी दी गई थी, या पोर्ट ब्लेयर में किसको फांसी दी गई थी, या भारत के बाहर यानी अपने मध्य प्रदेश के बाहर किसकी फांसी कहां दी गई थी, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो समझ में आ गया। और ये भीमाजी नायक जो थे, ये खाज्या नायक, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, खाज्या नायक इनके बहनोई थे, है ना, इनके बहनोई थे भीमाजी नायक। इतना। और भीमाजी नायक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, भीमाजी नायक ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था। अंग्रेज सरकार द्वारा उनके खिलाफ दोषी सिद्ध होने पर उन्हें पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में था दोस्तों, है ना। तो अंग्रेज सरकार द्वारा उनके खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उन्हें पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में रखा गया था। भीमाजी नायक की मृत्यु कब हुई थी तो इनकी 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी दोस्तों। भीमाजी नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। याद रखना है, हमने पढ़े थे टांट्या भील को भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है और निमाड़ का रॉबिन हुड, निमाड़ क्षेत्र, जो निमाड़ क्षेत्र है, निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक को कहा जाता है। इनकी माताजी का नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनकी माताजी थी सुरसीबाई भील, जो उन्होंने ही भीमा नायक को विद्रोह के युद्ध करने के लिए प्रेरणा दी थी। भीमा नायक के अपने काम से ब्रिटिश अधिकारी और वायसराय कांपते थे। इसी कारण भीमाजी नायक को अंग्रेजों से छल और धोखे से पकड़ा था। अंग्रेजों ने छल और धोखे से पकड़ा था। और इनकी माँ जो थी दोस्तों, वो भी वीरांगना रही है, अमर वीरांगना सुरसीबाई भील। ये भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था इनकी माताजी ने। इनकी माता जो थी, जिनका नाम क्या था, सुरसीबाई भील। इन्होंने सुरसीबाई भील, ये भी वीरांगना रही है, जो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था। तो इससे भीमाजी नायक से क्वेश्चन आ सकता है, जो भी आ सकता है मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे खाज्या नायक जनजाति व्यक्ति तो रहे हैं, तो खाज्या नायक एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी खाज्या नायक। तो खाज्या नायक का जन्म हुआ था 1830 में, 1830 में निमाड़ में हुआ था, 1830 में निमाड़ में हुआ था। खाज्या नायक ने अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर भीमा नायक के साथ भीलों की टोलियों में संगठित हो गए थे। तो पहले अंग्रेजों की नौकरी करते थे दोस्तों, ये पहले क्या करते थे, अंग्रेजों की नौकरी करते थे। तो इनने फिर देखे वहां पे अंग्रेजों ने देश में लूटमार करते थे, अंग्रेज देश में लूटमार करते थे, लूटमार करने के अलावा देश में शासन भी करते थे और कुछ कुछ जगह अत्याचार भी करते थे। तो इन सब के विरुद्ध खाज्या नायक ने विद्रोह छेड़ दिया। इन सबके विरुद्ध खाज्या नायक ने विद्रोह छेड़ दिया। अपनी संसाधन, सांस्कृतिक सहस्त्र संघर्ष की, इन संघर्षों के बीच अपने समाज और संस्कृति को एक नई दिशा देते हुए विद्रोह छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो भीलों की टोलियां बनाकर खजाना लूटे फिर इन लोगों ने, है ना। तो खाज्या और भीमा की जोड़ी, खाज्या नायक और भीमाजी नायक की जोड़ी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। कर्नल आउड्रम ने खाज्या को बंदी बनाकर हत्या कर दी थी, है ना। कर्नल आउड्रम ने खाज्या को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी थी। तो ये 11 अप्रैल, ये कब शहीद हुए थे? देखो, याद इतना नहीं रखना है, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं। ज्यादा जानकारी रहेगी और कम जानकारी आएगी तो बन जाएगी, लेकिन कम जानकारी रहेगी और ज्यादा आ गई तो नहीं बन पाएगी। तो 11 अप्रैल 1858 को इन्हें फांसी दे दी गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी, शहीद हो गए थे ये। तो खाज्या नायक से समझ में आ गया दोस्तों, खाज्या नायक काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे, खाज्या नायक, है ना। तो खाज्या नायक कौन थे? तो खाज्या नायक अंग्रेजों की भील गोंड टोलियों में एक सामान्य सिपाही थे। उन्हें सेंधवा
उन्हें सेंधवा जमाली चौक से सिरपुर तक 24 मील लंबे मार्ग की निगरानी का काम सौंपा था अंग्रेजों ने, जब ये अंग्रेजों की नौकरी करते थे। तो खाज्जा ने 1831 से लेकर 1851 तक के इस काम को पूर्ण रूप से निष्ठा से किया। 1831 से लेकर 1851 तक उस काम को पूर्ण रूप से निष्ठा से किया। लेकिन एक बार गश्त के दौरान उसके एक व्यक्ति को यात्रियों ने लूट लिया, यानी एक यात्रियों को किसी व्यक्तियों के द्वारा लूटा गया, अंग्रेजों के द्वारा लूटा गया। तो ये बात उनको सही नहीं लगी और फिर उन्होंने वहाँ से उनका जो मन अंग्रेजों के विरुद्ध होने लगा। ऐसा करके फिर वो एक क्रांतिकारी बने, स्वतंत्रता संघर्ष में इन्होंने भाग दिया और काफ़ी अच्छा योगदान भारत को इन्होंने दिया है। तो इनसे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था इतना याद रखना है, भीलों की टोली बनाकर खजाना लूटा था और कहाँ से नेतृत्व किया था या कौन से थे, ये पूछा जा सकता है। ये कर्नल आउट्रम ने खाज्जा नायक को फांसी दे दी थी, खाज्जा नायक याद रखें। अब बात करेंगे हम रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती से कंफ्यूज नहीं होना है, रानी दुर्गावती गढ़ मंडला की शासिका थी और ये जबलपुर इनका केंद्र था। जबलपुर तरफ गोंड शासिका रही है, तो इनके बारे में आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीरांगना रही है। 5 अक्टूबर 1524 को इनका जन्म हुआ था, है ना। तो रानी दुर्गावती भारत की एक प्रसिद्ध वीरांगना थी जिसने मध्य प्रदेश में शासन किया था। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। उनका राज्य गोंडवाना में था। उनका राज्य जो था वो गोंडवाना में था। बांदा जिले के कलिंजर किले में 1524 ईस्वी में दुर्गा अष्टमी पर जन्म होने के कारण ही उनका नाम दुर्गावती रखा गया था। नाम के अनुरूप ही वह तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब जगह फैल और फूल गई। महारानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। इसका मतलब ये चंदेल वंश की राजकुमारी रही हैं दोस्तों। क्वेश्चन आ चुका है एक बार। चंदेल वंश की राजकुमारी थी और गोंडवाना वंश की शासिका थी, है ना। शादी होके आई थी गोंडवाना वंश में। तो इनका विवाह संग्राम शाह के एकमात्र पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ था। दलपत शाह के साथ इनका विवाह हुआ था। तो रानी दुर्गावती का विवाह राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ इनका विवाह हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवंश विवाह के 4 साल बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था। अंततः रानी ने स्वयं ही गढ़ मंडला का शासन संभाला था। याद रखना है, गढ़ मंडला की शासिका थी ये। गढ़ मंडला बहुत बड़ा क्षेत्र होता था। गढ़ मंडला की शासिका रानी दुर्गावती। वर्तमान जबलपुर उसका राज्य केंद्र था। गढ़ मंडला की शासिका थी दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है, गढ़ मंडला, है ना, गढ़ हुआ करता था, गढ़ मंडला की शासिका थी रानी दुर्गावती। उसके बाद क्या होता है आगे, सूबेदार बाज बहादुर। एक सूबेदार रहे बाज बहादुर ने भी रानी दुर्गावती पर बुरी नज़र डाली थी, लेकिन उनके भी मुंह की खानी पड़ी थी। उनको भी हरा दिया था। उनकी सेना को काफ़ी अच्छा धूल चटाया था इन्होंने, है ना, हरा दिया था। तो बाज बहादुर ने भी नज़र डालने की कोशिश करी और कई मुस्लिम शासकों ने भी नज़र डालने की कोशिश करी उनके राज्य में, लेकिन नहीं कर पाए। उसके बाद रानी दुर्गावती का पराक्रम भी अकबर के जुल्म से आगे झुकने से इनकार कर दिया था। अकबर के साथ युद्ध हुआ था, अकबर का भी इन्होंने जुल्म स्वीकार किया। और तो रानी दुर्गावती का सामना अकबर से हुआ था और अकबर के पराक्रम से ये उनके आगे झुकी नहीं है, ये बिल्कुल इनकार कर दिया। युद्ध के लिए ललकारा और स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना इन्होंने और सब शत्रुओं को पराजित किया था। उसके बाद महारानी दुर्गावती चंदेल थी। अकबर के सेनापति आसफ खां से हुआ था दोस्तों इसका युद्ध। ये रानी दुर्गावती का युद्ध आसफ खां आया था लड़ने युद्ध मैदान में। आसफ खां युद्ध मैदान में लड़ने आया था। अकबर खुद नहीं आया था, आसफ खां को भेजा था और बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ था। जबलपुर के पास यह ऐतिहासिक युद्ध था। दमोह जिले के संग्रामपुर में
दमोह जिले के संग्रामपुर में हुआ था ये युद्ध, और रानी दुर्गावती फिर वहाँ पे शहीद हुई। रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर है? बरेला, बरेला ग्राम जबलपुर में है, बरेला ग्राम जबलपुर में है, जहाँ पे गोंड जनजाति के लोग जाकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बस अब हम बात करेंगे झलकरी बाई की। जो भी बोल के बताया वो इंपॉर्टेंट था, और बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। झलकरी बाई, झा से याद रखना है झांसी, यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनकी अंगरक्षिका थी झलकरी बाई। झलकरी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी, महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी, इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे कभी कभी रानी के वेश में भी युद्ध करने चली जाया करती थी। तो समझ में आ गया दोस्तों, झलकरी बाई झांसी की महान स्वतंत्रता सेनानी थी और भारत की वीरांगना भी रही हैं। तो झलकरी बाई का जन्म झांसी के बेजला गांव में हुआ था, याद रखना है। झलकरी बाई रानी दुर्गावती की अंगरक्षिका थी, रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, बिल्कुल गड़बड़ मत करना है इसको। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी झलकरी बाई। झा से झांसी, झा से झलकरी, ऐसा याद रख सकते हैं। आपको कंफ्यूजन में रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई नहीं होएगा, है ना। अंगरक्षिका थी झलकरी बाई की 14 फुट की प्रतिमा भोपाल में 2017 में स्थापित किया गया है। झलकरी बाई की समाधि कहाँ पर है? ग्वालियर में है दोस्तों, याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में, झलकरी बाई की समाधि भी ग्वालियर में है। अब अगले जनजाति व्यक्तित्व में हम देखेंगे बादल बोई। तो बादल बोई दोस्तों ये कौन थे? तो जंगल जमीन यानी जल जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों से लड़ने वाले महानायक हैं। ये अंग्रेजों से लड़ने वाले महानायक है, ये छिंदवाड़ा जिले के थे। ये छिंदवाड़ा जिले के थे दोस्तों, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इतिहास में उन्हें गिना जाता है, तो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। बादल बोई का जन्म छिंदवाड़ा के डोंगरिया गांव में 1845 में हुआ था। 1845 में हुआ था। मध्य प्रदेश में बादल बोई की तरह ही भीमा बोई और हुल्ली बोई भी महान संग्राम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो ये दोनों का नाम भी आपको साथों साथ याद रखना है। एक तो भीमा बोई और हुल्ली बोई, ये भी महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इन्हीं के नाम पर आदिवासी संग्रहालय का नाम बादल बोई आदिवासी संग्रहालय जो छिंदवाड़ा में है, जहाँ पे भारिया जनजाति के अवशेष और संस्कृति को सुरक्षित रखा गया है, वो याद रखना है। छिंदवाड़ा जिले के स्वतंत्रता सेनानी थे बादल भोई। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करी थी इनने, जंगल जमीन ये सब चीज के लिए। आगे हम बात करेंगे अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर। कौन थे दोस्तों ये? तो ये अमृतलाल विट्ठलदास ठक्कर भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने गुजरात में जनजाति लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया था। उन्हें ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता था। उन्हें प्रायः ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता था। ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सेंट्रल ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी थे। तो दोस्तों ये जो सेंट्रल ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में की थी। इसका उद्देश्य, ये जो सोसाइटी बनाई गई थी, इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इन्हें ठक्कर बापा के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है ना। समझ में आ गया दोस्तों? आ चुका है, आते रहेगा आगे भी। अब हम बात करेंगे गिरधारी बाई की। देखिए दोस्तों, गिरधारी अंगरक्षिका थी, याद रखना है। ये अवंती बाई की अंगरक्षिका थी दोस्तों, है ना। अवंती बाई की अंगरक्षिका थी। अवंती बाई की अंगरक्षक थी। गिरधारी बाई की समाधि भी मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। रानी अवंती बाई की समाधि भी मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, याद रखना है। देखो गिरधारी बाई कौन थी? तो रानी
अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी, इसमें कंफ्यूज नहीं करने का है ना। रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका झलकरी बाई थी और रानी गिरधारी बाई की अंगरक्षिका रानी अवंतीबाई थी। तो रानी अवंतीबाई से आपको याद रखना है, रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी दोस्तों। रानी अवंतीबाई जो थी रामगढ़ की रानी थी। रामगढ़ भी मंडलई में आता है, रामगढ़ भी मंडलई में आता है कि नहीं। रामगढ़ क्वेश्चन आएगा, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी जिनका जन्म अवंतीबाई का जन्म सिवनी जिले में हुआ था। इनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ था। जो रानी अवंतीबाई थी उनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ था। अवंतीबाई का संघर्ष अंग्रेज सेनापति कैप्टन वार्डन के साथ हुआ था दोस्तों। अंग्रेज सेनापति कैप्टन वार्डन के साथ हुआ था, कैप्टन वार्डन के साथ हुआ था। तो रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी और इनकी अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई की समाधि भी कहाँ पर है, मंडला में है। इतना याद रखें इनसे, बस कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। देखो कंफ्यूज नहीं करना है। झलकरी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी और गिरधारी बाई अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी, है ना। इसमें गड़बड़ नहीं करना है। बात करेंगे हम गंजन सिंह कोरकू की। गंजन सिंह कोरकू दोस्तों, ये गंजन सिंह कोरकू जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में। जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था, याद रखना है। तो अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जिले की जगह का नाम था घोड़ा डोंगरी बैतूल से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था, याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है घोड़ा डोंगरी से किसने नेतृत्व किया था, तो घोड़ा डोंगरी से गंजन सिंह कोरकू ने गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था दोस्तों। गंजन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इस सत्याग्रह में आदिवासियों के एक महानायक का नाम था जिनका नाम था सरदार गंजन सिंह कोरकू, है ना। क्रांतिकारी गंजन सिंह कोरकू के नाम से अंग्रेज कांपते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए उन्होंने हुजूम उमड़ा था, यानी उनकी एक झलक पाने के लिए जब उनको गिरफ्तार कर दिया गया था तो पूरी भीड़ लग गई थी। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने गंजन सिंह कोरकू पर 500 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। जो इनके बारे में जानकारी देगा, इनके बारे में बताएगा, इनको पकड़वाएगा, उन्हें 500 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। लेकिन देश में आज़ादी बहुत महानायक परिवार का था ये, है ना। गुमशुदा घोषित कर घोड़ा डोंगरी ब्लॉक से तो इतना याद रखना है अपने को, ज़्यादा याद नहीं रखना है। गंजन सिंह कोरकू जो थे, इनने घोड़ा डोंगरी बैतूल से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था 1930 में। अगस्त 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ था, उसमें इन्होंने एक नेतृत्व किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इतना याद रखना है आपको। गंजन सिंह कोरकू कौन थे, तो महानायक थे, है ना। देश में आज़ादी के बाद आज़ादी के महानायक थे, ये स्वतंत्रता सेनानी थे। 1930 में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व इन्होंने घोड़ा डोंगरी बैतूल से किया था। कुम्हारी मीना सिंह मांडवे, अगला नाम है कुम्हारी मीना सिंह मांडवे। इनका नाम याद रखना है। ये उमरिया जिले के मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही हैं दोस्तों, है ना। मानपुर भाजपा की महिला नेता कुम्हारी मीना सिंह मांडवे भाजपा की महिला नेता रही है, भाजपा की थी है। उमरिया जिले के मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रही है। 2020 में आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की मंत्री भी बनाया गया था इनको। तो 2020 में आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बनाया गया था। इनका नाम याद रखना है, कौन थी ये, तो ये भाजपा की महिला नेता रही हैं जिनका नाम है कुम्हारी मीना सिंह मांडवे। उमरिया जिले के मानपुर तहसील से निर्वाचित क्षेत्र था इनका और 2020 में इन्हें आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बनाया गया है। इतना याद रखें, इनका नाम याद रखना है। अगला बात करेंगे हम कांतिलाल भूरिया की। कांतिलाल भूरिया का जन्म झाबुआ में 1 जून 1950 को हुआ था दोस्तों। कांतिलाल भूरिया का जन्म झाबुआ में 1 जून 1950 को हुआ था। यह झाबुआ और रतलाम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचित हो चुके हैं। ये झाबुआ से भी रतलाम के लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचित हो चुके हैं और 2009 में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शामिल किया गया है। 2020 में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शामिल किया गया है, कांतिलाल भूरिया। तो समझ में आ गया कांतिलाल भूरिया कौन थे। तो ये कांतिलाल भूरिया थे भारत सरकार के 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में, भारत सरकार के 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में जनजाति मामलों का मंत्रालय में मंत्री बनाया गया था इनको, है ना। कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, जनजाति मामलों का मंत्रालय में मंत्री बनाया गया था कांतिलाल भूरिया।
कौन थे समझ में आ गया। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचित होते थे, एक नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, झाबुआ और रतलाम में निर्वाचित हुए। इन्हें 2020 में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। कांतिलाल भूरिया कौन थे करके, कांतिलाल भूरिया कौन थे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतना याद रख लेना है अपने को, जो बताया मैंने, कम से कम जानकारी के लिए पता होना है कि नहीं। कांतिलाल भूरिया एक भारतीय राजनीतिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं, है ना। बस मंत्री भी रह चुके हैं, इतना याद रखो। अब हम अगला है जोधैया बाई, इंपॉर्टेंट नाम है ये जोधैया बाई। बैगा जनजाति की जोधैया बाई का संबंध उमरिया जिले से है दोस्तों। उमरिया जिले की जोधैया बाई है ये, है ना। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में रहने वाली जोधैया बाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को, यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, याद रखना है। जोधैया बाई को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। यह प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार हैं और जिन्हें पद्मश्री सम्मान के लिए नामित किया गया था, है ना, नामित किया गया था पद्मश्री, है ना, पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। लेकिन इसके पहले ही इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, याद रखना है ना। ये इन्हें पहले ही नारी शक्ति, आदिवासी भवल्य उमरिया क्षेत्र की एक छोटे से गांव में रहने वाली है ये, और इन्होंने मध्य प्रदेश के ट्राइबल आर्ट को दुनिया में बताया। मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल आर्ट है, आदिवासियों का जो आर्ट होती, चित्रकला होती है, उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, दुनिया के सामने लाया। और इसी कारण से इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, याद रखना है। नारी शक्ति पुरस्कार किस जिले से थी, उमरिया जिले की, इतना याद रखें। अब बात करेंगे हम फग्गन सिंह कुलस्ते की। का नाम याद रखना है, ये कौन है, तो ये फग्गन सिंह कुलस्ते एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वर्तमान में केंद्रीय इस्पात मंत्री है दोस्तों, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भारत सरकार के इसमें, है ना, भारत सरकार के इसमें, है ना। और भारत के 17वीं लोकसभा के सांसद हैं, वर्तमान में रह चुके नहीं हैं, तो भारत के 17वीं लोकसभा के सांसद हैं। 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश के मंडला जिले से निर्वाचित हुए हैं। 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा, उसमें मंडला जिले से निर्वाचित हुए हैं, है ना। और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है ये, डायरेक्ट याद रखना। फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी नेता हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नेता है फग्गन सिंह कुलस्ते। मंडला जिले से 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, और वर्तमान में यह केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हैं दोस्तों। भारत सरकार की 17वीं लोकसभा में सांसद हैं और क्या है, ये वर्तमान में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री है, याद रखना है। फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी नेता है ना, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है जो 6 बार मंडला जिले से 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, और वर्तमान में केंद्रीय इस्पात मंत्री राज्य मंत्री भी हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते नाम याद रखना है, मंडला से। अगला है नाम बालेश्वर दयाल, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। बालेश्वर दयाल एक सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय राजनेता हैं। इन्हें राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो भील जनजाति के बीच में उनके काम के लिए याद किया जाता है। भील जनजाति के काम के लिए याद किया जाता है, भील जनजाति के बीच उनके काम के लिए याद किया जाता है। उन्हें जल, जंगल, जमीन के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संगठित तैयार किया था, इन्होंने संगठन बनाया था। तो इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। मामा बालेश्वर दयाल का जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मस्थली झाबुआ रही है दोस्तों, इनकी प्रसिद्ध समाज सेवी नेता है। इन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है। इनका निधन 1998 में हुआ है, इनका निधन 1998 में हुआ है। और आदिवासियों के कल्याण के लिए काफ़ी समाज सेवा से रिलेटेड जुड़े रहे थे ये, और काफ़ी उत्थान रहा है, उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनसे रिलेटेड, इसीलिए इनको भीलों का गांधी के नाम से जाना जाता है। भीलों का गांधी याद रखना है दोस्तों, भीलों का गांधी कहा जाता है। नहीं तो आप सोचेंगे कि झाबुआ का गांधी तो नहीं कहते, नहीं, भीलों का गांधी कहा जाता है बालेश्वर दयाल को, बालेश्वर दयाल। अगर आपको ऑप्शन कभी आता है, अगर आपको आता है कि झाबुआ का गांधी किसे कहा जाता है, अगर आपको आता है झाबुआ का गांधी किसे कहा जाता है, तो झाबुआ का गांधी कहा जाता है दोस्तों किसको, क्या नाम है उनका, महेश शर्मा को झाबुआ का गांधी कहा जाता है, याद रखना है। महेश शर्मा को झाबुआ का गांधी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिला है। महेश शर्मा को पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र झाबुआ जिले में महेश वर्मा को भारत सरकार के उन्हें झाबुआ जिले के आदिवासियों के उत्थान और सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित ऐलान किया गया है। तो इतना याद रखना है। भीलों का गांधी पूछेगा तो बागेश्वर दयाल, और झाबुआ का गांधी पूछेगा तो महेश शर्मा को झाबुआ का गांधी के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अगला नाम है भज्जू सिंह श्याम।
भज्जू श्याम या भज्जू सिंह श्याम, तो ये एक भारतीय कलाकार है दोस्तों। ये एक भारतीय कलाकार है जो मध्य प्रदेश के गोंड प्रधान समुदाय से संबंधित है। मध्य प्रदेश के गोंड और प्रधान समुदाय से संबंधित है। ये प्रसिद्ध प्रधान कलाकार रहे हैं, है ना। और ये भारत या बस इतना याद रखना है। तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है क्योंकि इनकी पेंटिंग दुनिया में अलग अलग पहचान बनाने वाली आदिवासी गोंड कलाकार भज्जू सिंह श्याम, इन्होंने चित्रकला यानी चित्रकला के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की है। तो पद्मश्री से सम्मानित भज्जू सिंह श्याम प्रसिद्ध गोंड चित्रकार है, याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है ये कौन है, तो गोंड चित्रकार है। इनका जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ है। इनका जन्म डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ है। पाटनगढ़ जो गांव है डिंडोरी जिले का, इसको चित्रकारों का गांव के रूप में भी जाना जाता है। पाटनगढ़ गांव को चित्रकारों का गांव के रूप में भी जाना जाता है। तो इनसे इतना ही याद रखना है। भज्जू सिंह श्याम कौन थे, तो ये गोंड चित्रकार रहे हैं। डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ था इनका जन्म, और पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव के रूप में जाना जाता है दोस्तों, याद रखें। मनसू ओझा, तो मनसू ओझा दोस्तों, ये मनसू ओझा एक व्यक्ति थे। मनसू ओझा एक व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता सेनानी, मनसू ओझा स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। कौन थे ये, स्वतंत्रता सेनानी थे मनसू ओझा। तो स्वतंत्रता सेनानी मनसू ओझा ये ओझा जनजाति के थे। ओझा जनजाति का सर्व गर्व से ऊंचा किया था इन्होंने। भारत देश की आज़ादी में ओझा जनजाति का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वतंत्रता सेनानी मनसू ओझा के बारे में हम जानेंगे। मनसू ओझा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। मनसू ओझा कहाँ के थे, तो बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से संबंधित है। घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से संबंधित है। इन्होंने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, याद रखना इनका नाम। मनसू ओझा ओझा जनजाति से संबंधित है। ओझा जनजाति का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है आज़ादी के टाइम पे। मनसू ओझा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से संबंधित है। इन्हें 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, अपने को पता होना। मनसू ओझा ओझा जनजाति के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी से इन्होंने आंदोलन की सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब अगला बात करेंगे हम सीताराम कंवर। रहे सीताराम कंवर दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भी इनका नाम याद रखना है। कौन थे, स्वतंत्र, तो भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में वीर सीताराम कंवर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सीताराम कंवर एक आदिवासी योद्धा थे। आदिवासी थे दोस्तों, ये आदिवासी योद्धा थे। इन्हें समाज को कई नई दिशा प्रदान करी। और 1857 की जो क्रांति में शहीद वीर सीताराम कंवर ने निमाड़ क्षेत्र से विद्रोह किया था दोस्तों। निमाड़ क्षेत्र में विद्रोह कर अंग्रेज शासन के छक्के छुड़ा दिए थे इन्होंने। अंग्रेज शासन के छक्के छुड़ा दिए थे। तो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इनसे हमको याद रखना है। सीताराम कंवर निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले से संबंधित है। कहाँ के थे करके आ सकता है क्वेश्चन, तो ये बड़वानी जिले से संबंधित थे। उन्होंने 1857 में नर्मदा घाटी के दक्षिणी छोर में जो होलकर रियासत थी, नर्मदा घाटी के दक्षिणी छोर में जो होलकर रियासत थी, रियासत के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अंग्रेजों का विद्रोह किया था, है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। सीताराम कंवर कौन थे, पूछा जा सकता है। बड़वानी जिले से संबंधित है। स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, है ना, आदिवासी योद्धा थे। ये आदिवासी योद्धा थे, इतना याद रखना है इनसे। इनके गौरव की गाथा आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलना चाहिए। इन्हीं के याद में क्या हुआ था दोस्तों, इन्हीं के याद में इनका जो है 9 अक्टूबर को सीताराम जी के शहीद दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहे हैं, इनका याद रखना है। 1857 क्रांति के समय बड़वानी रियासत के समय पहले 2 स्वतंत्रता सेनानी खाज्य नायक, भीमाजी नायक, और इनका भी नाम साथ में आता है दोस्तों बड़वानी से, है ना। सीताराम कंवर का नाम स्वतंत्रता सेनानी रहे, बड़वानी जिले से संबंधित थे, याद रखना है। अगला बात देखो, अब अगला नाम है अर्जुन सिंह धुर्वे। इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन थे ये, तो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र जो है डिंडोरी, वहाँ के थे लोक कलाकार रहे हैं। ये आदिवासी क्षेत्र के लोक कलाकार रहे हैं। लोक डांस करते थे, लोक कलाकार, और सेवानिवृत्त शिक्षक भी थे दोस्तों। ये रिटायर शिक्षक भी थे। अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला है दोस्तों। तो ये जो थे, ये क्या नाम है, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। डिंडोरी जिले के बैगन नृत्य, जो डिंडोरी जिले में जो बैगन नृत्य होता है दोस्तों, उसके कलाकार रहे हैं। ये बैगा नृत्य के कलाकार रहे हैं। बैगा नृत्य के कलाकार
के नाम, कलाकार का नाम में इनका भी नाम शामिल है। बैगा नृत्य के कलाकार के रूप में अर्जुन सिंह धुर्वे का भी नाम शामिल है। बैगा प्रधान नृत्य जो बैगा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है, जिसमें बैल, मोर, हाथी, घोड़ा इत्यादि के मुखौटे पहन के नृत्य प्रदर्शित किया जाता है ना। तो इतना याद रखना है, ये तो इनको मिला है, बस इतना याद रखो। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में लोक कलाकार अर्जुन सिंह धुर्वे पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो देखो, डिंडोरी जिले के अर्जुन सिंह धुर्वे को बैगा नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है दोस्तों। बैगा नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है और 2022 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। नाम इंपॉर्टेंट है। अर्जुन सिंह धुर्वे कहाँ से संबंधित है? डिंडोरी जिले के बैगा नृत्य के कलाकार हैं। ये बैगा नृत्य के विशेष प्रसिद्धि प्राप्त है, इनको कलाकार हैं, इतना याद करो, याद रखो। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जनजाति और लोक कलाकार व्यक्ति, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, है ना, इसलिए इसको भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के जनजाति लोक कलाकार दिए रखें, तो ये काफी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि इनको किसी को कोई अवार्ड, किसी को कोई पुरस्कार, किसी को कोई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है या कुछ किया जा चुका है, इसलिए चर्चा में रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से डेफिनेटली निश्चित तौर पे एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड कैसे भी पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको जानकारी के लिए जो जो बताऊंगा वो याद रखना है। तो भूरी बाई की बात करेंगे हम। तो भूरी बाई के बारे में हमने उधर साइड पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। भूरी बाई भारत के मध्य प्रदेश की एक भील कलाकार है दोस्तों। ये कौन है? ये भील कलाकार है, याद रखना है। भूरी बाई कौन है? तो भील कलाकार है, भील जनजाति से संबंधित है, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिठोला गांव में जन्मी भूरी बाई भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह की भील सदस्य रह चुकी है, नहीं सदस्य से है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें शिखर सम्मान द्वारा कलाकारों के लिए दिया जाता है, वो शिखर सम्मान से भी नवाजा जा चुका है और इन्हें जो है, इन्हें पद्मश्री भी मिला है दोस्तों। तो भूरी बाई को पद्मश्री भी मिला है ना। 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है भूरी बाई, है ना। भूरी बाई क्वेश्चन आ सकता है। मजदूरी करने के साथ साथ ये पेंटिंग भी बनाया करती थी और बाद में इनकी उपलब्धि जब आसमान छुई और फिर इनको दोस्तों सम्मान मिला है, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, भूरी बाई का संबंध किससे है? तो ये किससे है? तो ये भील कलाकार रही हैं, भील जनजाति की थी, भील कलाकार रही हैं। पिथौरा चित्रकला के प्रसिद्ध थी, और पिथौरा चित्रकला हमने पढ़े हैं भील जनजाति से संबंधित है और झाबुआ जिले तरफ ज्यादा होता है, झाबुआ अलीराजपुर। तो भूरी बाई भील जनजाति से संबंधित है, पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। किस जिले से पूछा जा सकता है? तो ये झाबुआ जिले से, याद रखना है। भूरी बाई झाबुआ जिले से, और इन्हें 2021 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला बात करेंगे हम दुर्गाबाई व्याम की। हैंग हो रहा है दोस्तों, बता रहा हूं। अगला हम बात करेंगे दुर्गाबाई व्याम की। दुर्गाबाई व्याम कौन थी दोस्तों? दुर्गाबाई व्याम है। तो दुर्गाबाई व्याम आदिवासी महिला कलाकार रही है दोस्तों। आदिवासी महिला कलाकार यानी गोंड चित्रकार रही है। मंडला जिले की हैं ये, याद रखना है, मंडला जिले की हैं, गोंड चित्रकार रही हैं और मंडला जिले से संबंधित है दोस्तों। तो भारतीय आदिवासी महिला कलाकारों में इनका नाम गिना जाता है। और भोपाल में जनजाति कला में गोंड शैली का काम करती है ये। गोंड शैली, जो गोंड जनजाति की जो शैली बनी हुई है, शैल बने हुए हैं, उनसे रिलेटेड काम करती हैं। और ये कहाँ से है? तो ये मंडला जिले से, इनका जन्म मंडला से हुआ था, तो ये मंडला जिले से, मध्य प्रदेश के मंडला जिले के गांव बारसपुर में से रहने वाली दुर्गाबाई व्याम को उनकी कला कौशल के लिए भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, याद रखना है। दुर्गाबाई व्याम को पद्मश्री मिला है 2022 में। दुर्गाबाई व्याम कौन थी करके आ सकता है। दुर्गाबाई व्याम गोंड चित्रकार रही हैं, मंडला जिले से संबंधित है, याद रखना है। इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनसे दोस्तों, है ना। गोंड शैली की जनजाति चित्रकला रही है, प्रसिद्धि हासिल करी है इन्होंने। गोंड शैली की जनजाति चित्रकला में अपनी प्रसिद्धि हासिल करी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, दुर्गाबाई व्याम कौन थी? तो गोंड चित्रकार रही हैं, मंडला जिले से संबंधित है, पद्मश्री मिला है 2022 में। अगला बात करेंगे हम तीजन बाई की। तो तीजन बाई है दोस्तों, तीजन बाई का नाम आपने सुना है क्या? नहीं सुना। तो तीजन बाई जो पांडवानी गीत के लिए काफी प्रसिद्ध है दोस्तों। पांडवानी गीत ये एक छत्तीसगढ़ का एक एकल नाट्य है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का एक एकल नाट्य है पांडवानी, अर्थात पांडव कथा। पांडवानी का मतलब होता है पांडवों की कथा, यानी महाभारत की कथा, है ना, महाभारत की कथा। तो छत्तीसगढ़ की प्रधान है दोस्तों। ये कौन है? प्रधान जाति की है ना, प्रधान जाति की है। तो छत्तीसगढ़ की प्रधान
छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवर छत्तीसगढ़ की जातियों की गायन परंपरा है, तो उसके लिए इन्होंने प्रसिद्धि हासिल करी है। तो नाम याद रखना है इनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तीजन बाई किस गीत से संबंधित है? क्वेश्चन आता है पांडवानी गीत से, है ना। पांडवानी गीत जो है पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गाए जाने वाला एक गीत है। छत्तीसगढ़ में गाए जाने वाला एक गीत है, पांडवों की कथा महाभारत से जुड़ा हुआ ये गीत। और ये किस जिले की है या किस जिले से संबंधित है? जो छत्तीसगढ़ का दुर्ग, वहां से है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तीजन बाई पांडवानी गीत, दुर्ग छत्तीसगढ़। तो समझ में आ गया कौन थी ये तीजन बाई, कौन थी करके पता चल गया ना आपको। अब ये क्या थी? छत्तीसगढ़ राज्य के पांडवानी लोकगीत, छत्तीसगढ़ राज्य के पांडवानी लोकगीत या नाट्य की महिला कलाकार हैं। पहली महिला कलाकार है दोस्तों, ये पहली महिला कलाकार है। तीजन बाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पांडवानी लोकगीत और नाट्य की पहली महिला कलाकार है। जो देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली तीजन बाई, है ना, जो देश विदेश में इनने अपना कला का प्रदर्शन किया है, देश विदेश में फेमस है। देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करने वाली तीजन बाई को बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की मान्यता प्राप्त उपाधि से भी नवाजा जा चुका है ना। एक उपाधि भी मिली है उनको, उपाधि का नाम है डी और लीट, डी लिट की उपाधि भी दिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा। और क्या हुआ उसके बाद 1977 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी मिल चुका है इनको। तीजन बाई को 1977 में पद्मश्री मिल चुका है और 2003 में पद्म विभूषण, दो अवार्ड मिले, पद्मश्री और पद्म विभूषण, 2 अवार्ड मिल चुके हैं इनको। इंपॉर्टेंट महिला रही हैं। 1977 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और 2003 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तीजन बाई पांडवानी गीत से संबंधित है, दुर्ग छत्तीसगढ़ की है, याद रखना है। नाम है दोस्तों जोधैया बाई, जो बैगा चित्रकला से संबंधित है, उमरिया जिले से दोस्तों। जोधैया बाई इंपॉर्टेंट नाम है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जोधैया बाई जो है उमरिया जिले में रहने वाली है, उमरिया जिले की रहने वाली है। जोधैया भारतीय गोंड चित्रकार है दोस्तों, गोंड चित्रकला से संबंधित है, जो गोंड चित्रकार है। तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में बैगा चित्रकारी के लिए जोधैया बाई बैगा को राष्ट्रीय महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखो इनको पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन नहीं मिला, लेकिन इनको क्या मिला है? इनको राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण यानी राष्ट्रीय महिला शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनके जो चित्र है दोस्तों, जो गोंड चित्रकला वाली जो चित्र है दोस्तों, है ना, ये देश विदेश में फेमस है। पेरिस में, है ना, इटली में, फ्रांस में आयोजित आर्ट ऑफ गैलरी में भी इनकी चित्र जा चुके हैं और अमेरिका और जापान आदि में भी बनी बैगा जनजाति के पारंपरिक चित्रों को भी ये प्रदर्शित कर चुकी है और इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका। मैंने एक चीज गलत बता दिया, गोंड बोल दिया, गोंड जनजाति नहीं, बैगा चित्रकला, गोंड चित्रकला नहीं, बैगा चित्रकला याद रखना है। जोधैया बाई उमरिया जिले की है, जो बैगा चित्रकला की एक प्रसिद्ध महिला है ना, एक प्रसिद्ध महिला है दोस्तों। एक प्रसिद्ध महिला है, इनका नाम याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैगा चित्रकला को प्रसिद्धि दिलाई है इन्होंने। तो इनसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? जोधाबाई बैगा क्या बोल रहा हूँ अभी तो ये हैंग मार रहा है। जोधाबाई बैगा चित्रकला से संबंधित है, उमरिया जिले से, याद रखना है ना। अगला बात करेंगे हम बत्तो बाई, इंपॉर्टेंट नाम है ये बत्तो बाई। ये गुड़िया शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ग्वालियर जिले की है ये दोस्तों, ग्वालियर जिले की है ना। तो हमारा जो ग्वालियर जिला है दोस्तों, ग्वालियर जो जिला है वो कई चीज़ों के लिए फेमस है, किलों के लिए, संग्रहालयों के लिए, स्मारकों के लिए, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक शिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है, शिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। तो बत्तो बाई जो है वहाँ पे एक गुड़िया शिल्प जो काफ़ी प्रसिद्ध है, ग्वालियर में होती है, उसके लिए बहुत प्रसिद्धि हासिल की है इन्होंने, है ना। तो वहाँ पे एक अनूठी गुड़िया बनती है दोस्तों, जिसका नाम है बट्टो बाई गुड़िया, नाम रख दिए उसका, बट्टो बाई गुड़िया के लिए प्रसिद्ध है ग्वालियर। और इसका विशिष्ट शिल्प का नाम ग्वालियर की उद्यमी रही है ये दोस्तों, ग्वालियर की एक उद्यमी बत्तो बाई के नाम पे रखा गया है उस गुड़िया का नाम, ग्वालियर की एक उद्यमी बत्तो बाई के नाम पे रखा गया है। तो बत्तो बाई कहाँ की थी, किससे संबंधित है? गुड़िया शिल्प से संबंधित है और ग्वालियर जिले की, याद रखना है, गड़बड़ नहीं करना है इसमें। बत्तो बाई गुड़िया शिल्प बनाती हैं, बहुत ही फेमस है, बहुत ही चर्चा में रही हैं, है ना, बहुत ही आगे बढ़ाई हैं इन शिल्प, उद्यमी शिल्प कलाकार रही है ये
गुड़िया शिल्प उद्यमी कलाकार रही है बत्तोबाई। गुड़िया शिल्प से संबंधित है, ग्वालियर जिले से है, इसको याद रखना है ना। याद आ जाएगा क्या? बत्तोबाई, गुड़िया शिल्प और ग्वालियर, इसको याद रखो, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नाम है अगला सूरजबाई खांडे। इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, सूरजबाई खांडे। कौन थी ये? तो छत्तीसगढ़ की विख्यात भरथरी गायिका थी। छत्तीसगढ़ की विख्यात भरथरी गायिका थी। ये भरथरी गायिका रही है, भरथरी गायिका थी। छत्तीसगढ़ की विख्यात भरथरी गायिका थी। अहिल्याबाई सम्मान से भी नवाजा जा चुका है इनको। ये बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से संबंधित है दोस्तों। तो इनका नाम याद रखना, सूरजबाई खांडे, है ना। तो ये सूरजबाई खांडे का जन्म बिलासपुर में ही हुआ था। हाँ, एक ग्रामीण परिवार से थी और इन्हें कई सम्मान भी मिल चुका है दोस्तों। ये लोक कलाकार रही है, लोक कलाकार रही है दोस्तों, लोक कलाकार रही है, याद रखना है ना। इनका अगर हम कुछ इनकी काम की चीजें देखें तो मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद में भी इन्होंने अपना हुनर प्रस्तुत किया है और कई सारी चीज़ों में दिया है। उसके बाद क्या हुआ, 2001-2 में दिग्विजय सिंह की सरकार के टाइम पे इन्हें देवी अहिल्याबाई सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। सूरजबाई खांडे को देवी अहिल्याबाई सम्मान से भी नवाजा जा चुका है दोस्तों, है ना। देवी अहिल्याबाई सम्मान से भी नवाजा जा चुका है, इतना याद रखना है। ये इनका 2018 में निधन हो चुका है। और कई सारी चीज़ों में इन्होंने भाग लिया। मध्य प्रदेश भारतीय लोक कला परिषद में भी इन्होंने भाग लिया, अपनी हुनर का प्रदर्शन किया है। और रूस में जो भारत महोत्सव हुआ था दोस्तों, उसमें भी इन्हें बोलने का मौका मिला था, गाने का मौका मिला है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इतना याद रखना है। सूरजबाई खांडे किससे संबंधित है? भरथरी गायिका है ये, भरथरी गायन गीत गाती थी, बिलासपुर की है ना। ये भरथरी गीत क्या है दोस्तों? तो ये छत्तीसगढ़ का, ये भरथरी एक छत्तीसगढ़ का लोक गाथा है। भरथरी क्या है? छत्तीसगढ़ की एक लोक गाथा है, जिसकी प्रसिद्ध कलाकार रही है सूरजबाई खांडे। सूरजबाई खांडे, याद रखना है नाम, बिलासपुर की थी, भरथरी गायिका रही है सूरजबाई खांडे। देवी अहिल्याबाई सम्मान भी मिल चुका है इनको। अगला बात करेंगे हम असगरी बाई। असगरी बाई ये संगीतकार रही है दोस्तों, गायिका भी रही है और संगीतकार भी रही है। ये झाबुआ और छतरपुर जिले से संबंधित है। झाबुआ और छतरपुर जिले से संबंधित है ना। आज़ादी के पहले से ही रियासत के ज़माने में असगरी बाई ओरछा रियासत में राज्य गायिका रह चुकी हैं। जो ओरछा रियासत थी, वहाँ पे राज्य गायिका रह चुकी है असगरी बाई, जो संगीतकार थी। और इन्हें जो है ना, तो छतरपुर जिले के बीजावर में जन्मी। ये जन्म कहाँ हुआ इनका जन्म हुआ है कहाँ पे? छतरपुर। देखो इंटरनेट के हिसाब से देखेंगे तो छतरपुर, कई बुकों में झाबुआ लिखा हुआ है। तो अपने को इतना याद रखना है, असगरी बाई कौन थी? तो असगरी बाई संगीतकार रही है, गायिका रही है दोस्तों, है ना। संगीतकार रही है, गायिका। इनको गायिका विरासत में मिली हुई थी, बहुत ही अच्छा गाती थी ये और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रही है। क्यों इंपॉर्टेंट व्यक्ति रही है ना। ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसलिए रही है दोस्तों कि इन्हें बहुत सारे सम्मान से नवाजा जा चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, देखो इनको गायिका के क्षेत्र में तानसेन पुरस्कार भी मिल चुका है। असगरी बाई को जो मध्य प्रदेश का तानसेन पुरस्कार है वो भी मिल चुका है। तानसेन पुरस्कार मिल चुका है। इनका जन्म छतरपुर में हुआ था, याद रखना है। तानसेन पुरस्कार भी मिल चुका है। शिखर सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। असगरी बाई को शिखर सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। और केंद्र सरकार ने संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इनको, है ना। केंद्र सरकार से संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और 2020 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2020 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, इतना याद रखना है। तो क्या समझ में आया? असगरी बाई संगीतकार रही है, गायिका रही है, इतना याद रखें, है ना। छतरपुर में हुआ था इनका जन्म। और इनको कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं मैंने बोल के बता दिया। इनको तानसेन सम्मान, शिखर सम्मान और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, पद्म श्री 2020 में मिल चुका है। इंपॉर्टेंट व्यक्ति बाई रही हैं ये, इनका नाम याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है अर्जुन सिंह धुर्वे। अर्जुन सिंह धुर्वे परधौनी नृत्य से संबंधित है, डिंडोरी जिले के दोस्तों। डिंडोरी जिले के कलाकार हैं ये, डिंडोरी जिले के कलाकार हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के लोक कलाकार अर्जुन सिंह धुर्वे पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। इनके बारे में मैंने बताया था। बैगा परधानी नृत्य के लिए मशहूर है ये। बैगा परधानी या परधानी नृत्य के लिए मशहूर है। इनका नाम इंपॉर्टेंट है ना। ये शिक्षक भी रहे हैं, सेवानिवृत्त रिटायर्ड शिक्षक रहे हैं। अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, भारत सरकार ने सम्मानित किया है। तो इसको याद रखना है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अर्जुन सिंह धुर्वे किस जिले से संबंधित है? तो डिंडोरी से है।
यह किस नृत्य से संबंधित है? तो परधौनी नृत्य, यह बैगा नृत्य भी आ सकता है, लेकिन बैगा परधौनी नृत्य नाम है उसका। काफी मशहूर कलाकार रहे हैं ये अर्जुन सिंह धुर्वे, है ना। अर्जुन सिंह धुर्वे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र डिंडोरी के लोक कलाकार है, ये लोक कलाकार है, ताकि लोक नृत्य है ये, तो लोक कलाकार है अर्जुन सिंह धुर्वे। इनके बारे में उधर साइड हमने अच्छे से पढ़ चुके थे। बात करेंगे अगला राम सहाय पांडे दोस्तों। तो राम सहाय पांडे जो है ये राई नृत्य करते हैं और सागर जिले में इनका जन्म हुआ, तो सागर जिले के हैं दोस्तों। तो राम सहाय पांडे जो बुंदेलखंड का पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, इनको पद्मश्री से नवाजे गए बुंदेलखंड क्षेत्र के राई नृत्य के धुरंधर कलाकार हैं ये राम साहब पांडे, धुरंधर कलाकार राम साहब पांडे। सागर में जन्म हुआ था इनका, है ना। तो राम सहाय पांडे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किस नृत्य से संबंधित है? तो राई नृत्य से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है राई, है कि नहीं? तो बुंदेलखंड का है ना, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के राई नृत्य के काफी धुआंधार, काफी धुरंधर कलाकार रहे हैं दोस्तों। राई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में इनका काफी योगदान रहा है और पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है, इनको याद रखना है। बस क्वेश्चन इतना ही पूछा जा सकता है। राम सहाय पांडे सागर जिले के हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के जो राई नृत्य के धुरंधर कलाकार रहे हैं। राई नृत्य को काफ़ी पहचान दिलाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है और इनको पद्मश्री मिल चुका है, इसलिए क्वेश्चन चर्चा में रहे हैं। इनसे क्वेश्चन बन सकता है। राम साहेब पांडे राई नृत्य करते थे, सागर जिले के थे, जन्म सागर में हुआ था, याद रख। अगला है भज्जू सिंह श्याम दोस्तों। तो भज्जू सिंह श्याम एक भारतीय कलाकार है जो मध्य प्रदेश के गोंड प्रधान समुदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोंड प्रधान समुदाय से संबंधित है। 2018 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ये प्रसिद्ध प्रधान कलाकार जनगण सिंह श्याम के समकालीन थे, उन्हीं के टाइम के जनगण सिंह श्याम के समकालीन थे और भोपाल से अपने कलात्मक जीवन की शुरुआत इन्होंने करी थी। ये डिंडोरी जिले के हैं, याद रखना है। ये कहाँ के? डिंडोरी जिले के। तो समझ में आ गया भज्जू सिंह श्याम इनको, ये गोंड चित्रकार है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से चित्रकार है? तो गोंड चित्रकार है, गोंड प्रधान समुदाय से संबंधित है, गोंड चित्रकार रहे हैं। इनका जन्म डिंडोरी के पाटनगढ़ में हुआ था, डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ में हुआ था और पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहते हैं। इसके पहले पढ़े थे कि नहीं अपन ने? कहाँ पढ़े थे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़े थे, है ना। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भज्जू सिंह श्याम किससे संबंधित है, किस जिले से हैं? तो गोंड चित्रकार। तो ये इस तरीके से हमारा लेक्चर खत्म हुआ दोस्तों। तो देखो, जनजाति, मध्य प्रदेश में जनजाति व्यक्तित्व या सिलेबस में लिख रखा है एमपीपीएससी के, तो 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आना ही है। इसके अलावा भी करंट अफेयर में जो इस साल चर्चा में रहे हैं, ये तो पिछले साल का डाटा है ना, डेटा है। तो इस साल जो चर्चा में रहे हैं और जो चर्चा में रहे हैं उनसे ही रिलेटेड, जो जनजाति व्यक्ति, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है भूरीबाई का संबंध किससे? पिथौरा भीती चित्रकला से, झाबुआ जिले की। राम सहाय पांडे राई नृत्य, है ना। दुर्गाबाई व्याम गोंड चित्रकार रही है। ये पूरे, और ये इस लेक्चर में मैंने जितने भी करवाया हूँ इन सबको आपको एक बार देख लेना है दोस्तों। देखो, एक बार वीडियो देखो, 10 बार मत देखो, एक बार देखो और आपके पास जो भी बुक हो उसमें लिखा होगा तो उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा भूगोल वाला टॉपिक परीक्षा धाम की बुक से कंप्लीट होता है। अब आगे का हम देखेंगे, आगे कैसा क्या करना है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट भी करें, लोग कमेंट ही देखने आते हैं कहीं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, नमस्ते।